Good morning, students. Let's start with the activity 2 on the page number 153. Students, हमने लास्ट टाइम एक्टिविटी की थी 1 जिसमें हमने ये देखा कि अगर लाइक चार्जेस को हम एक दूसरे के आसपास लेके आते हैं, जैसे इस एक्टिविटी में किया था, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। आज हम दूसरे एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि अगर हम अनलाइक चार्जेस को मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अगर एक दूसरे के पास लेके आए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सस्पेंड और ड्राई प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेनी है इस तरीके की, ठीक है, और उसको थ्रेड से बांध के, ठीक है, आपको एक आयरन स्टैंड के टाई कर देनी है इस तरीके से जैसे पिक्चर में की हुई है। उसके बाद होल्ड वन एंड ऑफ द स्ट्रॉ एंड रब इट अदर एंड विद अ पीस ऑफ द ड्राई पॉलिएस्टर क्लॉथ। ठीक है, अब उस स्ट्रॉ का एक एंड पकड़ के आपने उसको पॉलिएस्टर के ड्राई कपड़े के साथ उसको रब करना है। ठीक है, इमीडिएटली होल्ड द क्लॉथ पीस क्लोज टू द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ, टेकिंग केयर दैट यू डोंट टच द रब्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रॉ और द रब्ड पीस ऑफ द क्लॉथ। फिर आपने क्या करना है कि आपने उस कपड़े को पकड़ना है, ठीक है, जिससे जिससे आपने उस पॉलिएस्टर क्लॉथ को जो है वो रब किया और उस एंड को पकड़ना, उस एंड के पास लेके आना है, ठीक है, जहाँ पे उसने आपने उस स्ट्रॉ को रब किया। ठीक है, और आपने खुद नहीं टच करना, देखो इसने स्टिक के साथ इस कपड़े को पकड़ा हुआ है और उस एंड के पास लेके आ रहा है जहाँ पे उसने रब किया था। ठीक है, अदरवाइज द चार्ज ऑन द स्ट्रॉ विल फ्लो आउट थ्रू योर बॉडी। कहते हैं अगर आपने हैंड से नहीं पकड़ना, नहीं तो क्या होगा कि जो स्ट्रॉ पे चार्ज जो हमने रबिंग से क्रिएट किया वो आपकी बॉडी में फ्लो आउट हो जाएगा। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रॉ मूविंग टूवर्ड्स द पीस ऑफ द क्लोथ। अब आपने देखना कि वो जो स्ट्रॉ थी ना, पहले उसकी पोजीशन ये वाली थी, लेकिन जब आप उसके पास क्लॉथ लेके आ रहे हो तो वो जो स्ट्रॉ है ना वो क्लॉथ के पास मूव कर जाएगी। सिंस द क्लॉथ एंड स्ट्रॉ वर रब्ड विद ईच अदर, क्योंकि हमने क्या किया था, क्लॉथ और स्ट्रॉ को रब किया था एक दूसरे के साथ, तो दे मस्ट बी एक्वायरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को जो है इक्वल और ऑपोजिट चार्ज जो है वो दोनों पे आ गया। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं दैट मीन्स ये अनलाइक चार्जेस है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द you may wonder that we started discussing lightning as an electric spark or electricity and landed on the learning about the charged bodies and their behaviors. स्टूडेंट, अब आप हैरान हो रहे होगे, हम तो लाइटनिंग शुरू किया था कि लाइटनिंग एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है और इलेक्ट्रिसिटी का, या और हम कहाँ पे पहुँच गए, हम चार्ज बॉडीज़ के ऊपर पहुँच गए और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करने लगे कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। नाउ इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या स्टूडेंट, जो हमने अब चार्जेस पढ़े हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इन दोनों का कोई लिंकअप है, कोई रिलेशन है? तो हाँ, ऑब्वियस ही बात है, होगा। यू आर करेक्ट इफ़ यू आर थिंकिंग दैट। Now actually charge on the charged bodies is static stationary until it is touched by a good conductor of electricity। कहते हैं कि बॉडीज़ के ऊपर चार्ज उतनी देर तक रहता है, स्टैटिक रहता है, जब तक कि उसको जो है कोई कंडक्टर चीज़ जो है, कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टच ना कर ले। दिस इज़ द रीज़न वाई यू वर डिनाइड टू टच द चार्ज ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। कहते हैं इसलिए आपको मना किया जाता है कि कोई भी चार्ज बॉडी को जो है डायरेक्टली टच ना करें। ह्यूमन बॉडी बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक अवे द चार्ज फ्रॉम द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। आपको पता है हमारी बॉडी भी क्या है, एक कंडक्टर है। ठीक है, तभी आपको करंट लग जाता है। कई बार आप प्लग को जो है नंगे पैर जो है अगर आप हाथ लगाओगे तो आपको शॉक लगता है, दैट इज़ बिकॉज आवर बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो करंट पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो क्या है, एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या करती है, चार्ज ले लेती है चार्ज बॉडी से। इनफैक्ट चार्जेस फ्लो वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स चार्ज टू डिफरेंट लेवल्स आर ब्रॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कई बार एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा चार्ज हो, दूसरा कम चार्ज हो, तो जब उनको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो उनमें भी जो है चार्ज क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है ऑन कनेक्शन या टच करने से, या कनेक्शन थ्रू मेटालिक ऑब्जेक्ट जैसे वायर रॉड एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस इज ऑलवेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट द हायर लेवल। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है वो कैसे फ्लो करते हैं, हायर लेवल ऑफ द चार्ज टू द ऑब्जेक्ट एट द लोअर लेवल ऑफ द चार्ज। जिसके पास ज़्यादा चार्ज है उस ऑब्जेक्ट से चार्ज जो है फ्लो करके लोअर लेवल के चार्ज के ऊपर जो है फ्लो कर जाएगा। एंड द फ्लो कंटिन्यूज टिल द लेवल ऑफ द चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल। और तब तक फ्लो करता रहता है जब तक कि दोनों के ऊपर चार्जेस जो है वो सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। थ्रू दिस एक्शन टेक्स प्लेस इन अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। और ये जो एक्शन है चार्जेस का फ्लो होना, ये मिनटों, कुछ ही सेकेंड्स में जो है हो जाता है। बट एज लॉन्ग एज चार्जेस फ्लो दे आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। बट जितनी देर तक वो चार्ज फ्लो होता रहता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी की आपके पास डेफिनेशन आ गई. नाउ द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दैट इज डिराइव फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट. कहते हैं ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज, एंड करंट मीन्स फ्लो और मोशन. तो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना. इट इज़ वर्थ नोटिसिंग दैट इट इज़ ऑलवेज द इलेक्ट्रॉन्स विच फ्लो टू मेक एन ऑब्जेक्ट चार्ज. तो स्टूडेंट ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स ही है जो फ्लो करते हैं जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज होता है. नाउ इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट विच मेक्स योर कंप्यूटर, टेलीविजन, माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर, साउंड सिस्टम एक्सेट्रा वर्क्स. कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट ही होता है जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर या टेलीविज़न, माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर जो है वो चलते हैं, क्योंकि इनमें जब चार्ज फ्लो होता है स्टूडेंट तभी ये वर्कआउट करते हैं. इट लाइट्स योर बल्ब. करंट से आपका बल्ब लाइट होता है, टॉर्च लाइट होती है, रन योर मोबाइल्स एंड कैलकुलेटर. हाउएवर ऑल डिवाइसेस which work on electricity need a continuous flow of the electrons through them. जितने भी डिवाइसेस स्टूडेंट आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं सब में एक कॉन्टीन्यूस फ्लो चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन्स का उनमें से पास होने के लिए, जो कि एफिशिएंटली मेंटेन कौन करता है? डिफरेंट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स एंड जनरेटर्स. द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म सप्लाई ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रिक करंट. और कहते हैं जो हम सेल वगैरह यूज़ करते हैं उसमें भी क्या करता है? शॉर्ट टर्म कुछ जो है वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्टोर किए होते हैं जो कि फ्लो करते हैं जब वो चाहिए होता है. ठीक है. नाउ डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, डिटेक्शन ऑफ द चार्ज. अब चार्ज का कैसे पता चलता है? इफ़ यू आर गिवन ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड यू आर आस्क्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन इट. कहते हैं मान लो आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए और आपको पता करना है कि उसमें चार्ज है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? अ सिंपल डिवाइस, ये स्टूडेंट आपकी डेफिनेशन हो जाएगी. एक सिंपल डिवाइस जो यूज़ किया जाता है चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए कि ऑब्जेक्ट पे, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्कोप. क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप. वी विल फर्स्ट मेक आर ओन इलेक्ट्रोस्कोप. हम जो है पहले खुद अपना एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाएंगे. अब देखते हैं कैसे बनता है. इट्स एन इंटरेस्टिंग मैटर. टेक एन एम्प्टी स्मॉल ट्रांसपेरेंट जार मेड अप ऑफ द प्लास्टिक और ग्लास. आपने एक ट्रांसपेरेंट सा जार लेना है, प्लास्टिक का हो चाहे ग्लास का हो, ठीक है, जिसके ऊपर एक मेटालिक लिड हो जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो. नाउ मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द लिड एंड अलाउ अ मेटल वायर. You can use a waste spoke of a cycle or an umbrella whose lower end. अब आपने क्या करना है? उसके मेटालिक ढक्कन के ऊपर आपने एक सेंटर पे होल करना है. ठीक है. फिर आप कोई साइकिल की वो जो तार सी होती है आगे जो टायर में होती है वो यूज़ कर सकते हो, वेस्ट स्पोक ऑफ अ साइकिल, या फिर अम्ब्रेला की वायर यूज़ कर सकते हो. ठीक है. हुज लोअर एंड, जिसका नीचे वाला एंड इस तरीके से बेंड हुआ हो, हुक बनी हो. ठीक है. टू पास थ्रू इट सच दैट की जो लोअर एंड है वायर का रिड्यूसेस हाफ द हाइट ऑफ द जार. और ये इतना लंबा होना चाहिए कि जार के आधे तक आधे से ज़्यादा के नीचे चला जाए. नाउ टेक अबाउट 1.5 सेंटीमीटर ऑफ अ थिन स्ट्रैंड ऑफ द कॉपर वायर. अब आपको 1.5 सेंटीमीटर पतली स्ट्रैंड कह लो धागा लेना है कॉपर वायर का. ठीक है. कॉपर वायर ही लेनी है. एंड बीट इट टू अ फ्लैट शेप एज मच एज पॉसिबल. और उसको फ्लैट कर लेना है वायर को. ठीक है. सो दैट इट अपेयर्स टू बी वेरी थिन स्ट्रिप, ताकि वो एक पतली सी चिमटी सी आपको बनी हुई नज़र आए. एंड गिव इट अ फोल्ड टू इट्स सेंटर सो दैट इट लुक्स लाइक अ शेप ऑफ एन इन्वर्टेड वी. फिर आपने उसको जो है वी की शेप दे देनी है, वी अल्फ़ाबेट की शेप दे देनी है. नाउ हैंग दिस ऑन द हुक. जैसे ये देखो आपको नीचे नज़र आ रही है, ये कॉपर की स्ट्रिप है जो इसने हुक के ऊपर ऐसे वी शेप में फोल्ड करके रखी हुई है. ठीक है. अब इस हुक को जो है इसको हुक के ऊपर हैंग करके, ठीक है, मेटल वायर के लोअर एंड में आपने रख देनी है जैसे कि पिक्चर में दिखाई है. अब आपका ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो यूज़ करने के लिए रेडी है. अब करना कैसे है डिटेक्ट स्टूडेंट? लेट्स सी. केयरफुली ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द इन्वर्टेड वी ऑफ द कॉपर वायर. आपने इसकी पोजीशन को नोटिस करना है. चार्ज अ प्लास्टिक स्ट्रॉ by rubbing and quickly touched it rub and to upper end of the metal wire in the electroscope. आपने प्लास्टिक स्ट्रॉ को चार्ज करना है. कैसे? उसके एंड को रब करके, ठीक है, टू द अपर एंड ऑफ द मेटल वायर, इलेक्ट्रोस्कोप के जो मेटल का अपर एंड है वहाँ तक. नाउ ऑब्जर्व द कॉपर स्ट्रिप. फिर आपने इस कॉपर स्ट्रिप को जो है वो ऑब्जर्व करना है. यू मस्ट बी एबल टू सी दैम सेपरेटिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. आप देखोगे कि दोनों ही एक दूसरे से दूर भाग रही हैं. ठीक है. नाउ रिमूव द स्ट्रॉ
एंड टच द अपर एंड ऑफ द मेटल वायर विद योर हैंड। अब आपने स्ट्रॉ को जो है निकाल देना है, ठीक है, और मेटल वायर का जो अपर वाला एंड है उसको हैंड से टच करना है। नोट द कॉपर स्ट्रिंग्स फॉलिंग बैक इनटू देयर नॉर्मल पोजीशन। तो आप देखोगे कि जो कॉपर स्ट्रिप्स है वो पहले वाली पोजीशन पे वापस आ गई। नाउ चार्ज द प्लास्टिक स्ट्रॉ अगेन। फिर से आपने प्लास्टिक स्ट्रॉ को चार्ज करना है रब करके, एंड टच इट टू द अपर फ्री एंड ऑफ द मेटल वायर, और उसको मेटल वायर की अपर एंड से टच करवाना है। नाउ ऑब्जर्व, फिर से कॉपर स्ट्रिप को आप ऑब्जर्व करना। नाउ लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई स्ट्रिप्स आर सेपरेटिंग एंड फॉलिंग अपार्ट ऑन टचिंग विद द चार्ज स्ट्रॉ एंड विद योर हैंड रिस्पेक्टिवली। अब हम ये समझेंगे कि कैसे, क्यों जो है वो स्ट्रिप्स जो है वो अलग हो रही थी या फॉलिंग अपार्ट ऑन टचिंग, जब हम उसको चार्ज स्ट्रॉ के साथ टच कर रहे थे या फिर हैंड के साथ। व्हेन यू टच द मेटल वायर विद द चार्ज स्ट्रॉ, जब आपने मेटल वायर को, आपने जो स्ट्रॉ पकड़ी उसके साथ चार्ज किया, तो चार्ज क्या होगा, फ्लो करेगा मेटल वायर से कॉपर स्ट्रिंग्स तक, ठीक है। एज द स्ट्रॉ हैड हाई लेवल चार्ज, क्योंकि स्ट्रॉ को हमने चार्ज किया था उस पर हाई लेवल था, और हमने पढ़ा है कि हाई लेवल लो लेवल की तरफ चार्ज जो है वो फ्लो करता है। तो इस वजह से जो वो स्ट्रॉ का जो चार्ज था, ठीक है, वो मेटल वायर के थ्रू फ्लो कर गया, ठीक है। द टू कॉपर स्ट्रिप्स एक्वायर्ड सेम टाइप ऑफ चार्ज, फिर जो मेटल वायर के साथ वो चार्ज लगा है वो कॉपर स्ट्रिंग्स में भी लगा फ्रॉम द स्टोर, दे सेपरेटेड अपार्ट ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द सिमिलर चार्ज। अब सेम चार्ज होने की वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे को से दूर भागेंगी, एंड द कॉपर स्ट्रिप्स वर नाउ चार्ज। अब उसकी वजह से कॉपर स्ट्रिप्स क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। व्हेन यू टच द मेटल वायर, चार्जेस फ्रॉम द हाई लेवल कॉपर स्ट्रिप्स फ्लू टू द जीरो लेवल। अब जब आपने मेटल वायर को टच किया तो चार्जेस जो कि हाई लेवल पे थी कॉपर स्ट्रिप से, वो कहाँ, जीरो लेवल, मतलब जीरो लेवल फ्लो हो जाएंगी ऑन योर हैंड, एंड इसलिए रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय द कॉपर स्ट्रिप्स वैनिश। इसलिए जो वो एक दूसरे से दूर भाग रही थी कॉपर की स्ट्रिप्स, वो अब क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी, ठीक है। वो मतलब अब दूर नहीं भागेंगी, वो वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा प्रोसेस। तो स्टूडेंट ये जो प्रोसेस है चार्ज को रिमूव करने का एक चार्ज बॉडी से, इसको बोला जाता है डिस्चार्जिंग, ठीक है। डिस्चार्जिंग मतलब चार्ज को रिमूव करने का प्रोसेस क्या बोला जाता है, डिस्चार्जिंग। स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है, एनी लीकेज ऑफ द करंट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ गुड कंडक्टर टू प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक। कहते हैं जो करंट का लीकेज है एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से, वो जो है उसको डिस्चार्ज, वो उसको डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। किस तरीके से डिस्चार्ज होता है, बाय अ गुड कंडक्टर के थ्रू, ठीक है, ताकि किसी भी यूज़र को इलेक्ट्रिक शॉक ना लग सके, और इस प्रोसेस को बोला जाता है अर्थिंग। तो स्टूडेंट ये अर्थिंग की डेफिनेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कंपल्सरी अर्थ, और जितने भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो सारे ही अर्थ किए जाते हैं, ताकि शॉक, किसी को भी शॉक ना लगे, ठीक है स्टूडेंट। एंड ऑल समथिंग मोर में स्टूडेंट्स और देख लो कि ऑल द हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड टू द मेन्स विद अ 3 पिन प्लग। आपने देखा होगा कि जितने भी वो स्विच होते हैं उसमें हमेशा 3 पिन लगा हुआ है। जो उसमें सेंट्रल पिन होती है ना, वो जो है वो अर्थ वायर होती है, ठीक है, इनसाइड द मेन्स, और हैवी अप्लायंसेज शुड नॉट बी कनेक्टेड विद अ 2 पिन प्लग। इसलिए जितने भी हैवी अप्लायंसेज होते हैं स्टूडेंट, वो कभी भी 2 पिन वाले नहीं आते, ना ही उनको लगाना चाहिए, ठीक है। तभी वो शॉक प्रूफ रहेंगे, अदरवाइज तो वो शॉक लग जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट टिल हेयर यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस इलेक्ट्रोस्कोप एंड हाउ टू यूज इट, ओके।